हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहतास और आज है 24 अक्टूबर। वो 24 अक्टूबर की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ और यह है आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को विश्व बौद्धिक संगठन संपदा WIPO के एडवाइजरी बोर्ड को ऑफ जज की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह न्याय प्रतिभा एम सिंह जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायाधीश की न्यायमूर्ति है, इन्हें हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एडवाइजरी बोर्ड की जज के रूप में नियुक्त किया गया है और यह पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय या एशियाई को इस पद पर नियुक्त किया गया है और यह 2025 से 2026 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। WIPO के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। WIPO का पूरा नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें 193 देश है और हाल ही में इसके महानिदेशक डेरेन टेंग जो कि सिंगापुर के हैं है और इसका प्रमुख उद्देश्य बौद्धिक संपदा संरक्षण और वैश्विक सहयोग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस एम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के यूएस ग्रैंड पिक्स यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेस्टप्पन। मैक्स वेस्टप्पन ने यूएस ग्रैंड पिक 2025 का खिताब जीत लिया है और यह रेड बुल रेसिंग के चालक हैं। रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम हाल ही में भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को सैद्धांतिक विज्ञान थ्योरेटिकल साइंस के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत भारतीय शोधकर्ताओं को लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। श्रीनिवास रामानुजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुज है और इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड जो कि तमिलनाडु में है हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 जो कि कुंभकोणम तमिलनाडु में हुई थी। 1913 में इन्हें ब्रिटिश गणितज्ञ GH हार्डी को पत्र लिखा जिससे उनका जीवन बदल गया। हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बुलाया। रामानुज और हार्डी का सहयोग विश्व गणित इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। उन्होंने लगभग 3900 गणित परिणाम यानी कि मैथमेटिकल आइडेंटिटी प्रस्तुत किए। रामानुज के सम्मान में भारत 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे घोषित किया गया है। उनकी जीवन पर आधारित फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी 2015। तो यह फिल्म जो कि रामानुज के सम्मान में बनी गई है और वह बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिकल है और उनकी याद में राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि 22 दिसंबर को उनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साने तोकाइची। साने तोकाइची को हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री बनाया गया और यह पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। अक्टूबर 2025 में साने ताकाइची जो जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा और आंतरिक मंत्री थी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी
की नेता है ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रचा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार कोई महिला इस पद पर जापान में प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ मिलकर सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ ऐतिहासिक समझौता करते हुए इसके तहत सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र का उद्देश्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को गति देना है। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आरटीएफएफ एंड एसडीएसएस लागू करने वाला देश का पहला शहर बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया जिसने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आरटीएफएफ एंड एसडीएसएस को पूर्ण रूप से लागू किया है। इसका उद्देश्य शहरी आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाना और बाढ़ पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया प्रणाली को आधुनिक बनाना है। भारत ने वर्ष 2025 तक कृत्रिम बुद्धि एआई के क्षेत्र में कुल निवेश का कौन सा आंकड़ा पार कर लिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $20 अरब। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2025 तक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुल निवेश और नई निवेश प्रतिबद्धताओं में $20 अरब 20 मिलियन यूएसडी का आंकड़ा पार कर लिया है। चंद्रयान 2 के किस उपकरण ने पहली बार यह अवलोकन किया है कि सौर कोरोनल मास इंजेक्शन सीएमई चंद्रमा को कैसे प्रभावित करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेज 2। यह जानकारी अक्टूबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि चंद्रयान 2 के चेज 2 उपकरण ने पहली बार सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभावों का चंद्रमा पर अवलोकन किया है। तो सही आंसर है चेज 2। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। नेफ्रीथ्रोमाइसिन भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है। नेफ्रीथ्रोमाइसिन भारत में पूरी तरह परिकल्पित, विकसित और चिकित्सक परीक्षण के बाद तैयार किया गया पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। यह दवा विशेष रूप से दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों जैसे सामुदायिक प्राप्त जीवाणु निमोनिया सीएबीपी के उपचार में प्रभावी है। नव खोजी गई प्रजाति टेट्राटेनियम मैनिलियानम केरल के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। नई प्रजाति केरल के इडुक्की जिले में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई। इसे इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर के.एस. मणिलाल के सम्मान में नामित किया गया है। यह गाजर परिवार की 48वीं प्रजाति है और विश्व में पहली बार पहचानी गई है। तो इस प्रजाति का टेट्राटेनियल मैनिलिनियम यह इसका साइंटिफिक नेम है। मालाबार ग्लाइडिंग मेंढक जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र का स्थानिक है? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पश्चिमी घाट।
मालाबार ग्लाइडिंग मेंढक केवल भारत के पश्चिम घाट के वन क्षेत्रों में पाया जाता है और यह एक स्थानीय प्रजाति है जो मुख्य रूप से केरल कर्नाटक के कुछ हिस्सों में निवास करती है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान पोत आईएनएस विक्रांत किस वर्ष कमीशन किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2022। 2022 में आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया था और यह हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी इसी विमान पर अपनी दिवाली को मनाई है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाई और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों की एकता की सराहना की। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान पोत है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था और मेसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। उड़ीसा के कोणार्क बालूखंड वन्यजीव अभयारण्य में चित्तीदार हिरणों की संख्या तेजी से घट रही है। यह अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क बालूखंड वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। यह 23 अप्रैल 1984 को घोषित किया गया था। इसे 23 अप्रैल 1984 को घोषित किया गया था। चित्तीदार हिरण स्पॉटेड डियर भारत में सबसे आम हिरण प्रजातियों में से एक है और IUCN के अनुसार इसे न्यूनतम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इस अभयारण्य में इनकी संख्या तेजी से घट रही है। तो IUCN ने इन्हें न्यूनतम चिंताजनक यानी कम चिंताजनक श्रेणी में रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हिरण है चीतेदार उनकी संख्या तेजी से घट रही है। अक्टूबर 2025 में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के संयुक्त निर्यात के लिए नेवल ग्रुप जो कि फ्रांस में स्थित है ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL। तो हाल ही में नेवल ग्रुप जो कि फ्रांस में स्थित है ने अक्टूबर 2025 में मंझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ अपने 2023 के समझौते को नवीनीकृत किया है, यानी कि दोबारा से इस समझौते को आगे बढ़ाया गया है। इस समझौते का उद्देश्य उन्नत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का मित्र राष्ट्रों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ नेवल ग्रुप का समझौता हुआ है। सेबी द्वारा गठित RS गांधी समिति ने किस प्रकार की कंपनियों के लिए लेन देन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है जबकि ब्रोकर शुल्क अपरिवर्तित रहेगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियरिंग कारपोरेशन। तो क्लियरिंग कारपोरेशन RS गांधी की अध्यक्षता में सेबी कार्य समूह के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी NSE क्लियरिंग जैसी क्लियरिंग कंपनियों के लिए लेन देन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है जबकि ब्रोकर शुल्क पर कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका उद्देश्य क्लियरिंग कंपनियों के वित्तीय संचालन को मजबूत करना है। दो 2025 के फीडे शतरंज विश्व कप गोवा में कब आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप की आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया गया है जो कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है और यह फीडे शतरंज विश्व कप 31 अक्टूबर 2025 शुरू होकर 27 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। 21 अक्टूबर 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में एक समारोह में 2025 फीडे शतरंज विश्व कप के लिए आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है। यह टूर्नामेंट भारत में 23 वर्षों के बाद आयोजित हो रहा है।
इसमें 82 देशों के 246 खिलाड़ी जो कि 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक उत्तरी गोवा में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। नए लोगों में गोवा की जीवंत संस्कृति पहचान, शतरंज की रणनीति गहराई और तीनों पैनलों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें 3 पैनल है, हरा पैनल, लाल पैनल और पीला पैनल। हरा पैनल लीली लहरों पर सफेद पाम के पेड़ गोवा की समुद्री सुंदरता का प्रतीक है। लाल पैनल शतरंज का सफेद चेकबोर्ड पैटर्न और पीला पैनल घुमावदार किरणों के साथ एक स्टाइलिश सूरज गोवा की गर्मजोशी और उत्साह का प्रतीक है। तो हरा पैनल सफेद पाम का पेड़ और समुद्र की सुंदरता, और लाल पैनल शतरंज का सफेद चेकबोर्ड पैटर्न और पीला पैनल घुमावदार किरणों के साथ स्टाइलिश सूरज गोवा की गर्मजोशी और उत्साह का प्रतीक है। और हाल ही में जो गान है उसका वह इट योर वॉइस भी लॉन्च किया गया है। लोगों के साथ गान इट्स योर वॉइस भी लॉन्च किया गया है और इसे गाने वाले प्रसिद्ध गायक दिलेर मेहंदी ने गाया है। और इस गान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रमुख भारतीय शतरंज सितारों की उपस्थिति को भी शामिल किया गया है। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुवालू। तुवालू हाल ही में IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बन गया है। तुवालू एक छोटा द्वीप देश है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति तुवालू ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप के बीच स्थित है और यह 9 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है और इसकी आधिकारिक भाषा तुवालुअन और अंग्रेजी है और यहाँ पर मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर ADU चलती है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 12,000 है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तुवालू द्वीप यह प्रशांत महासागर में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप के बीच स्थित है और यह 9 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। और तुवालू की जो कैपिटल है वह है फुनाफुटी और यहाँ पर मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जनसंख्या 12,000। तो तुवालू IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बन गया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।